अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की एचिलॉन फॉर्म हमने बनानी है या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, m क्रॉस n ऑर्डर है उसका। मतलब वो वाला जो मैट्रिक्स है वो स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। स्केयर हो भी सकता है और स्केयर नहीं भी हो सकता। दोनों आपके पास मैट्रिसेस कोई भी टाइप के हों, आप उनकी एचिलॉन फॉर्म बना सकते हैं। एचिलॉन फॉर्म में हमें करना क्या होगा। एचिलॉन फॉर्म अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स की बनानी है, दो चीजें हमने देखनी होंगी। नंबर वन, जितनी भी नॉन जीरो रोज हैं वो सारी की सारी जो जीरो रोज हैं उनसे ऊपर होंगी। यानी अगर आप फर्स्ट रो में हैं, फर्स्ट रो अगर जीरो है या सेकंड रो जीरो है तो और फर्स्ट वाली रो नॉन जीरो है, इस तरीके से एचिलॉन फॉर्म में चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास फर्स्ट रो वो जीरो रो हो और सेकंड रो नॉन जीरो रो। जीरो रो होने का मतलब कि रो में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। अगर किसी रो में एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो वो रो नॉन जीरो रो काउंट हो। तो एचिलॉन फॉर्म की हम डेफिनेशन पहले देखते हैं कि ये क्या है। नंबर वन, ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी जीरो रोज। कोई भी जो नॉन जीरो रो है वो जीरो रो से ऊपर होगी। The first non-zero entry in each non-zero row is to the right of the first non-zero entry। ये जो भी पैराग्राफ आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पैराग्राफ में जो इसका मेन थीम है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट रो में हैं तो फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर वो नॉन जीरो नहीं है तो सेकंड वाली। फर्स्ट अगर नॉन जीरो है तो उस नॉन जीरो के नीचे, नॉन जीरो एंट्री के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। वो जीरो आपने बनानी है। उसके बाद आप सेकंड रो में आ जाएं। सेकंड रो में अगर तो सेकंड एंट्री नॉन जीरो है तो उस सेकंड एंट्री के नीचे वाली सारी आपने जीरो करनी है। अगर सेकंड एंट्री जीरो है, थर्ड एंट्री नॉन जीरो है, यानी जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जिस रो में भी आएगी, चाहे वो पहली नॉन जीरो एंट्री है, चाहे वो दूसरी नॉन जीरो एंट्री है, चाहे वो तीसरे नंबर पे नॉन जीरो एंट्री है, उस नॉन जीरो एंट्री के नीचे वाली सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। क्लियर है। आप फर्स्ट रो में हैं, फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो हो, सेकंड नॉन जीरो हो, थर्ड नॉन जीरो हो, जो भी हो उसके नीचे वाली सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। सेकंड रो में आ जाए। सेकंड में फर्स्ट एंट्री तो नॉन जीरो होगी नहीं, क्योंकि जब आपने पहली रो में थे आपने उस फर्स्ट नॉन जीरो के नीचे वाले सारे जीरो कर दिए। फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो जीरो होगी सेकंड रो की। तो अगर सेकंड नॉन जीरो है तो उसके नीचे आपने सारी जीरोस बनानी है। अगर सेकंड नॉन जीरो नहीं है, थर्ड एंट्री नॉन जीरो है, तो उसके नीचे वाली एंट्रीज आपने जीरो बनानी है। और जो हम नॉन जीरो एंट्री की बार बार बात कर रहे हैं कि जिसके नीचे हमने जीरो बनानी है, अब एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए उस एंट्री का वन होना जरूरी नहीं है। हम लेकिन जब भी एचिलॉन फॉर्म बनाएंगे तो हमारी ट्राई ये होगी कि हम पहले उस नॉन जीरो एंट्री को वन करें। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि उसको वन कैसे बनाया जाता है। वन करने का फायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो फर्स्ट रो में एंट्री है वो टू है, नीचे वाली रो में जो टू के नीचे एंट्री पड़ी है वो थ्री है। हमने टू की हेल्प से थ्री को जीरो करना है। तो उसका आसान तरीका ये होगा कि हम पहले टू को वन बना लें, उस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से जहाँ पे थ्री पड़ा है उससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एंट्री जीरो हो जाएगी। अगर वन बनाए बगैर भी नीचे जीरो चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली रो में फोर पड़ा हो और फोर के बिल्कुल नीचे एट है, तो हमें पता है कि हम फोर को टू से मल्टीप्लाई करके एट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चलाएंगे। और जो नॉन जीरो एंट्री होगी, आप देखें जो आप पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके बाद स्टेटमेंट लिखी है, इन एन एचिलन फॉर्म द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ अ रो इज कॉल्ड पिवट। जो भी नॉन जीरो एंट्री होगी पहली उसको हम पिवट कहेंगे। ये वो वाली एंट्री है जिसकी हेल्प से हमने नीचे वाली एंट्री जीरो करनी है, इसको हम पिवट कहेंगे। अब एक रो में एक ही पिवट होगा और एक कॉलम में भी एक ही पिवट होगा। जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट पड़ा होगा, पिवट एलिमेंट वो वाला एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हमने उस एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना है। उस कॉलम उसको पिवट एलिमेंट कहेंगे। और जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट पड़ा होगा उस कॉलम को पिवट कॉलम कहेंगे। अब अगर
जो नॉन जीरो एंट्री है जिसको हम पिवट कह रहे हैं, अगर वो पिवट आप बना दें 1, उस पिवट एलिमेंट की जो ऊपर एंट्रीज पड़ी होंगी, आप अगर सेकंड रो में हैं, सेकंड एंट्री फॉर एग्जांपल 1 है, तो उसके ऊपर अगर नॉन जीरो एंट्री है उसके नीचे भी नॉन जीरो एंट्री है। अगर पिवट एलिमेंट को 1 बना दिया जाए और पिवट एलिमेंट के ऊपर भी और पिवट एलिमेंट के नीचे भी जो एंट्रीज हैं उन सबको जीरो कर दिया जाए, इस फॉर्म को हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म कहेंगे। ठीक है, अगर पिवट एलिमेंट 1 नहीं है, 1 अगर आप बना भी लें, सिर्फ नीचे वाले जीरो करें तो वो एचिलॉन फॉर्म है। अगर आपने 1 बनाया हुआ है और पिवट एलिमेंट के नीचे वाली एंट्रीज भी जीरो कर दें और पिवट एलिमेंट के ऊपर वाली एंट्रीज भी जीरो कर दें, तो उस फॉर्म को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म कहेंगे। सामने दो मैट्रिक्स पड़े हैं, एक मैट्रिक्स ए है और बी है। अब ए में देखें आप, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 1 नॉन जीरो, उसके नीचे सारी जीरो। सेकंड रो में सेकंड एंट्री नॉन जीरो 1, उसके नीचे जीरो। थर्ड रो में कोई एंट्री नॉन जीरो नहीं है। अगर नॉन जीरो होती तो हम देखते कि क्या उसके नीचे कोई रो है, उसको जीरो करते। थर्ड रो में नीचे आखिरी रो थर्ड है, उसके नीचे किसी को हमें जीरो करने की जरूरत नहीं है। और इसमें देखें जो पिवट एलिमेंट्स हैं 1, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं है, तो ये वाली जो फॉर्म है ये एचिलॉन फॉर्म है। इसी को अगर मैं नीचे वाले पार्ट में देखूंगे, जो सेकंड रो में सेकंड एंट्री पड़ी हुई है 1, उस 1 के ऊपर 2 था, वो 2 मैंने जीरो बना दिया। थर्ड रो में आ जाए, थर्ड रो में थर्ड कोई भी एंट्री नॉन जीरो नहीं है, तो जो आप थर्ड एंट्री है थर्ड रो की जीरो, उसके ऊपर वालों को आप जीरो नहीं बना सकते। अगर तो थर्ड की थर्ड एंट्री जो कि जीरो है ये नॉन जीरो होती तो हम इसकी हेल्प से ऊपर वालों को जीरो बना देते, लेकिन ये जीरो है तो ऊपर वालों को जीरो नहीं बना सकते। तो ये वाली जो फॉर्म है ये रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे कि हम एचिलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसकी रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म या एचिलॉन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि उसके लिए हम यूज करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस बेसिकली 3 है कि आप किसी भी मैट्रिक्स की 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की एक रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड कि आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसको हम दूसरी रो में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये 3 है रो ऑपरेशंस। इन रो ऑपरेशंस की हेल्प से हम एचिलॉन फॉर्म फाइंड करें। जैसे ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं, सेम इसी तरीके से एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं। रो ऑपरेशन में हम पढ़ रहे हैं कि 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक रो को किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन्हीं रोज की जगह पे अगर हम कॉलम कर दें कि 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें, एक कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या एक कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर दें, तो इसको हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस कहेंगे। नाउ क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम इसकी एचिलॉन फॉर्म फाइंड करते हैं। अब एचिलॉन फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट रो की हम फर्स्ट एंट्री रखते हैं नॉन जीरो। ऑलरेडी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है 2 है। अब हमें जो फर्स्ट नॉन जीरो के नीचे जो एंट्री जीरो बनानी है वो आसानी होगी अगर हमारे पास जो एंट्री है वो 1 हो। हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास थर्ड रो है उसकी फर्स्ट एंट्री 1 है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमारे पास रो ऑपरेशन में जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उसमें पहला ही है कि हम 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने 1 को मैं ले, जो थर्ड रो है जिसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, मुझे ये फर्स्ट प्लेस पे चाहिए। फर्स्ट प्लेस तो मुझे होने का मतलब कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट रो है वहां पे ये वाली रो चाहिए। तो मैं रो 1 और रो 3 इन दोनों की प्लेस को इंटरचेंज कर देता हूँ और इसको मैं मेंशन करूंगा बाय R13। R13 का मतलब कि जो फर्स्ट रो है वो थर्ड रो की जगह पे जाएगी और थर्ड रो वो फर्स्ट प्लेस पे आएगी। अब मैट्रिक्स जो हमारे पास बना R13 करने से फर्स्ट रो में पहली एंट्री आ गई 1। इस 1 की हेल्प से जो नीचे 2 एंट्रीज पड़ी हैं 2 एंड 2, इनको मैंने जीरो करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड रो फर्स्ट रो का जो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट कर दें। इसी तरीके से थर्ड रो में भी 2 पड़ा है, उसको जीरो करना है,
तो फर्स्ट रो की जो एंट्री 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो काम होगा ये पूरी रो में होगा, यानी अगर मैंने मेंशन किया R2 माइनस 2R1, तो जो R1 की R1 में 3 एंट्रीज हैं, 1 -8 -3, ये दोनों तीनों 2 से मल्टीप्लाई होके आपने कॉरिस्पॉन्डिंगली इनको R2 से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट किया 0, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। सिमिलरली जब R3 माइनस 2R1 करेंगे तो R1 में पहली एंट्री है 1, 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो की पहली एंट्री 2 से सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर -8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से सब्ट्रैक्ट करें 16, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 7। अब फर्स्ट रो की पहली एंट्री नॉन जीरो, उसके नीचे सारे आ गए 0। अब आ जाए सेकंड रो में। सेकंड रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो है 20। हमने इस 20 के नीचे जो 16 पड़ा हुआ है, 20 वाली एंट्री की हेल्प से 16 को 0 करना है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं जी, हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम 20 की हेल्प से 20 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 16 से सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाना चाहें तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। हम पहले 20 को शॉर्ट कर लेते हैं, हम R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 20 में से 16 माइनस हो गया, 4 बच गया, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2 आ गया। अब 4 आ गया, अब 4 की हेल्प से 16 को 0 करना आसान है। R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करके 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। सिमिलरली -2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15। सेकंड रो की जो एंट्री सेकंड है नॉन जीरो, उसके नीचे आ गए 0। अब आप आ जाए थर्ड रो में। थर्ड रो की जो थर्ड नॉन जीरो एंट्री है वो है 15। 15 के नीचे कोई एंट्री नहीं पड़ी हुई, तो ये इस टाइम हमारी एचिनॉन फॉर्म बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने रेड्यूस एचिनॉन फॉर्म बनाना हो तो क्या करें। अब रेड्यूस में और एचिनॉन फॉर्म में क्या डिफरेंस है कि रेड्यूस एचिनॉन फॉर्म में पिवट एलिमेंट का 1 होना ज़रूरी नहीं है, और जो पिवट एलिमेंट की ऊपर वाली एंट्रीज हैं उनका भी 0 होना ज़रूरी नहीं है। यह दो चीज़ें रेड्यूस एचिनॉन फॉर्म में ज़रूरी होंगी, यानी पिवट एलिमेंट का 1 होना ज़रूरी है और जो पिवट एलिमेंट के ऊपर नीचे एंट्रीज पड़ी हुई हैं उनका भी 0 होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स है, हम उसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में लेके जाते हैं। अब मैट्रिक्स में आप देखें जो आपके पास फर्स्ट रो वाली फर्स्ट एंट्री यानी फर्स्ट कॉलम वाली एंट्रीज है उसमें कोई भी 1 नहीं पड़ा हुआ। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बनानी है, हमें 1 लाजमी चाहिए, तो हम पहले 1 बनाते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि हम अगर R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 1 बन जाएगा, अगर हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी 1 बन जाएगा। हमारी अपनी मर्जी है 1 बनाना कैसे बनाते हैं हम। अब ताकि हमारा टाइम कम लगे, हम एक ही मैट्रिक्स में 2 काम इकट्ठे कर लेते हैं। हम 1 भी बना लेते हैं और एक एंट्री को जो हमने बाद में 0 बनाना है उसको पहले ही 0 ही बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, R3 से सब्ट्रैक्ट कर दें, वो 4 की जगह पे 0 आ जाएगा। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वहां पे आपको 1 मिल जाएगा। तो R2 माइनस R1 लिखा, R3 माइनस 2R1। एक चीज ध्यान में रखें कि जिस रो में आपने चेंजिंग करनी है उसको पहले लिखना है, यानी मुझे अब चेंजिंग चाहिए R2 में, रो 2 में मुझे चेंजिंग चाहिए कि मुझे 3 की जगह पे 1 चाहिए, तो मैंने R2 को पहले नंबर पे लिखा है और R1 को दूसरे नंबर पे, यानी R2 माइनस R1 लिखा है। तो जिस रो में आपने चेंजिंग करनी होगी उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, और जिसकी हेल्प से चेंजिंग करनी है उस रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं R1 की हेल्प से R2 और R3 में चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, तो जो R1 है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 माइनस 2 किया 1 आ गया, 1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, -5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया -8 आ गया। नाउ R3 माइनस 2 R1 जब करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 से सब्ट्रैक्ट किया 0, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो -5, 1 आ गया। अब 1 हमें चाहिए पहली एंट्री, तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें। R1 की जगह पर फर्स्ट रो की जगह पे सेकंड रो लिखें और सेकंड रो की जगह पे लिखें थर्ड रो। नाउ 1 बन गया, हमें इस 1 के नीचे जो 2 है वो उसकी जगह पे एक 0 तो पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं, 2 की जगह पे 0 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम R2 माइनस 2 R1 करेंगे।
R2 माइनस टू R1 जब करेंगे तो माइनस टू से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट किया 0, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 मिल जाएगा। अब सेकंड रो में आ जाए। सेकंड रो में जो सेकंड एंट्री है वो है -5। हमें इस -5 की जगह पे 1 चाहिए, तो हमें फौरन नजर आ रहा है ये -5 के फौरन नीचे 1 पड़ा हुआ है। हम R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। अब 1 चला गया पिवट एलिमेंट। अब हमें चाहिए रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में पिवट एलिमेंट के ऊपर भी 0 चाहिए और नीचे भी 0 चाहिए। ऊपर 0 करना है तो क्या करें, R1 में 2 है तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 0 हो जाएगा। थर्ड रो में 1 के नीचे -5 पड़ा है, हमें वो 0 चाहिए, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके -5 में ऐड कर दें, 0 आ जाएगा। सो R3 प्लस 5R2 और एंड R1 माइनस 2R2। -2 से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट किया 0, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -8 से सब्ट्रैक्ट किया 2। सिमिलरली R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड किया तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करके -5 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। -5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 19 में ऐड करेंगे तो -6। अब आ जाए थर्ड रो में। थर्ड रो में जो पिवट एलिमेंट पड़ा हुआ है यानी कि नॉन जीरो एंट्री है वो है -6। पहले नंबर पे हमें इस -6 की जगह पे चाहिए 1। फिर हमें इस 1 की ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो 0 चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो -6 को 1 करने का आसान तरीका, अब इसको -6 पे डिवाइड कर दें। 1 हो गया, 1 के ऊपर जो 2 है और -5 है उसकी जगह पे हमें चाहिए 0। तो R1 में से R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 की जगह पे 0 हो जाएगा। और R2 में जो -5 की जगह पे 0 हमने करना है तो R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें, वो भी 0 हो जाएगा। अब पिवट एलिमेंट 1 है और पिवट एलिमेंट के ऊपर और नीचे जो एंट्रीज पड़ी हुई हैं वो सारी एंट्रीज 0। इस फॉर्म को हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जब आपने रैंक फाइंड करना होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, वो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। जैसे अगर हम देखें पहला हमारा जो क्वेश्चन था एचेलॉन फॉर्म वाला, उसमें अगर हम एचेलॉन फॉर्म देखें तो पहली रो भी नॉन जीरो रो है, दूसरी भी नॉन जीरो है, तीसरी रो भी नॉन जीरो है। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म वो 3 है। सो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 3 होगा। सिमिलरली जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म वाला हमने किया, इसमें अगर हम देखें कि इसका रैंक फाइंड करना हो तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तीनों रोज ये नॉन जीरो है। जीरो रो होने का मतलब इस रो की हर एंट्री 0 हो। अगर किसी रो में एक एंट्री भी नॉन जीरो है तो वो 0 रो काउंट नहीं होगी, वो नॉन जीरो रो होगी। और रैंक निकालने के लिए आपने नॉन जीरो रोज एचेलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में काउंट करनी होती है। तो इसमें जो नॉन जीरो रोज हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में वो 3 है। सो इस मैट्रिक्स का रैंक भी 3 होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मेंशन नहीं है हाउ टू फाइंड रैंक, मतलब कि एचेलॉन फॉर्म बनानी है ये रिड्यूस, तो ये आपकी अपनी मर्जी होगी। और 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, हमें देख के ये आइडिया हो चुका है कि जो एचेलॉन फॉर्म है वो बनाना आसान है कदरे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने में आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब भी आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का क्वेश्चन आए तो आपकी ट्राई यही होनी चाहिए कि आप एचेलॉन फॉर्म बनाएं, उसके बाद आप काउंट करें कि कितनी इसमें नॉन जीरो रोज हैं, वो इस मैट्रिक्स का रैंक। थैंक यू सो मच।